हेलो फ्रेंड्स, आज हम मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे स्टडी, जहां हमें साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई और उससे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है उसको डिटेल में करना है स्टडी। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देख लो, तभी आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, तो अब देखो, मैंने आज कोई भी पहले से ग्राफ बना के नहीं रखा है। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको अब बताऊंगी। हमारा केस ही है कि साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस मतलब साथ 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 डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है तो हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या किया था स्टडी, कि या तो डिमांड चेंज हो रही थी सप्लाई कांस्टेंट थी, या तो सप्लाई चेंज हो रही थी डिमांड कांस्टेंट थी, तो फिर तो ग्राफ तो इजी था। बट यहाँ पे तो हमने दोनों को साथ में चेंज कर दिया, तो क्या चेंजेस आएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही डिमांड और सप्लाई बढ़ जाए, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, दोनों ही डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, फॉल हो जाए। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ कि डिमांड भी फॉल हो रही है, सप्लाई भी फॉल हो रही है। तीसरा केस क्या हो सकता है, डिमांड बढ़ रही है सप्लाई घट रही है। चौथा केस क्या हो सकता है, डिमांड घट रही है और सप्लाई हमारी बढ़ रही है। ये केसेस हो सकते हैं। अब इसके अंदर भी कई सारे सिचुएशन बन सकते हैं, जैसे पहला वाला केस, ठीक है, में क्या हो सकता है कि डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो कम बढ़ रही है। ठीक है, यानी अगर स्टेटमेंट में मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी मैं, कि इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। ठीक ऑपोजिट कर दिया मैंने। और तीसरा क्या हो सकता है कि इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब कि दोनों में बराबर चेंज आ रहा है। अब ऐसे इन सारे केसेस के अंदर सब केसेस कई सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल सा एक रूल आप समझ लो, रूल है वो अगर आप समझ गए तो कोई भी केस आएगा आप खुद ब खुद ग्राफ बना लोगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम सिर्फ पहला केस डिटेल में करेंगे स्टडी, बाकी के केस आप फटाफट खुद ही कर लोगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये वाला जो पहला वाला केस मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, उसी को मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि दोनों ही डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन उसके अंदर सब पार्ट मैंने पहला क्या बताया था कि इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब बहुत ध्यान से पहला वाला ग्राफ आप समझ लो, ताकि आगे जितने भी ग्राफ है वो आप खुद से बना सको। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करेंगे, ओरिजिनल वाली डिमांड बना लेंगे, ओरिजिनल वाली सप्लाई बना लेंगे, जहां दोनों मीट करती है वो हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस, वो हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये हमने पहले डिस्कस किया है, अगेन रिवीजन के लिए लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, तो अब आपको बस ये ध्यान में रखना है, दो तीन पॉइंट्स हैं। जब भी हम इंक्रीज की बात करते हैं, चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, ग्राफ हमेशा किधर को बनेगा, राइट को बनेगा। और अगर हम डिक्रीज की बात करते हैं तो ग्राफ किधर को बनता, लेफ्ट को, यानी कि पीछे को बनता। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा हो रहा है, यानी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है, लेकिन दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं। तो आप पहले क्या करो, नई वाली डिमांड कर्व बना लो। ये हो गई हमारी न्यू डिमांड कर्व। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सप्लाई को भी बढ़ाना है, लेकिन सप्लाई में डिमांड की तुलना में कम इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करना कि आप स्केल लेकर ग्राफ बनाना, मैं यहाँ पे रफली बना रही हूं बट आप स्केल लेकर बनाना। तो दोनों डिमांड कर्व में आपने जितना गैप लिया है, ठीक है, जितना डिफरेंस लिया है दोनों सप्लाई में, उसके कंपैरिजन में क्या आना चाहिए, कम गैप। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें अगर 1 सेंटीमीटर का आपने गैप लिया है तो इसमें क्या करोगे, आप हाफ सेंटीमीटर का ही गैप लोगे, तो फिर नई सप्लाई कर्व आप बना लोगे। इनिशियली आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका हर बार रिजल्ट जो आए वो करेक्ट आए।
ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप फिर उसके हिसाब से मैंने पहले जो बताया था उसके बेसिस पे आप लिख ही लोगे कि एक्सेस डिमांड हो रहा है, एक्सेस सप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, किसकी वजह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, जहां पे नई वाली डिमांड कर्व और नई वाली सप्लाई कर्व मीट कर रही है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, न्यू इक्विलिब्रियम नाम दे दिया। नई वाली प्राइस को हमने क्या किया, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कह दिया, और नई वाली क्वांटिटी को हमने क्या कह दिया, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कह दिया। रिजल्ट क्या आया यहाँ पे कि प्राइस भी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी दोनों ही बढ़ गई, दोनों ही इंक्रीज हो गई। क्लियर है। दूसरा केस क्या बनेगा, अब यहां पे क्या केस बनता है हमारा, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। फाइन। तो अब यहां पे क्या करेंगे आप, इसमें जैसे डिमांड के बीच का ग्राफ गैप ज्यादा बनाया था, उसमें क्या करेंगे आप, सप्लाई के बीच का गैप ज्यादा और डिमांड के बीच का गैप कर देंगे कम। लेकिन सिंस दोनों ही बढ़ रहा है तो दोनों ही किधर को बनाएंगे आप, राइट को बनाएंगे। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे हम, नई वाली डिमांड, ओरिजिनल वाली डिमांड, ओरिजिनल वाली सप्लाई जहां मीट करती है वो इक्विलिब्रियम, वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस, और वो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर, तो सप्लाई का गैप अगर आपने ले लिया 1 सेंटीमीटर का, तो डिमांड का गैप कितने का लेंगे आप, ½ सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जहां पे दोनों पॉइंट मीट करेगी वो न्यू इक्विलिब्रियम। प्राइस क्या हो गई, यहाँ पे प्राइस क्या हो गई, फॉल, पी से घट के P1, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई, Q से बढ़ के Q1 हो गई। रिजल्ट क्या आ गया कि प्राइस हुई फॉल और क्वांटिटी हुई हमारी इंक्रीज, बढ़ गई। ठीक है, तीसरा केस क्या बताया था मैंने कि दोनों में ही, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों में ही इक्वल चेंज आएगा। तो यहां पे आप कितने कितने का गैप लेंगे, दोनों के बीच में इक्वल गैप लेंगे। लाइक अगर डिमांड के कर्व के बीच में आपने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है तो सप्लाई के बीच में भी कितने का गैप लेना पड़ेगा आपको, 1 सेंटीमीटर का ही। ठीक है, तो यहाँ पे केस में क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई, जहां पे दोनों मीट करेगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस और वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जैसे अगर नई वाली सप्लाई में 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है तो नई वाली डिमांड में भी कितने का गैप लेंगे आप, 1 सेंटीमीटर का ही गैप लेंगे। स्टार्टिंग में आप जरूर स्केल से प्रैक्टिस करना, जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओ तभी आप बिना स्केल के ट्राई करना। ठीक है, तो आप देख रहे हो न्यू इक्विलिब्रियम कहां पे आ गई, E1 पे। प्राइस क्या रहेगी आपकी, सेम, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्वांटिटी चेंज हो रही है। रिजल्ट क्या आया कि प्राइस रह गई यहाँ पे कांस्टेंट एंड क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब हम बात करते हैं कि दोनों ही डिमांड और सप्लाई दोनों में ही चेंज आता है तो उसके तीन सब केसेस हमने किए ना स्टडी, तीनों में क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्वांटिटी तीनों में क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी इंक्रीज इन डिमांड। अब देखो इसके पीछे तो सिंपल सा लॉजिक भी है ना कि डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, तो यानी कि दोनों बायर और सेलर दोनों ही प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा ऑफर करेंगे, मतलब एक ऑफर करेगा दूसरा खरीदेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़नी है। लेकिन प्राइस पे कितना चेंज आएगा, तो उसके लिए भी 3 केस आया। एक में क्या हो गया, प्राइस बढ़ गई थी, दूसरे में प्राइस घट गई, और तीसरे में प्राइस क्या रह गई हमारी, कांस्टेंट रह गई। क्लियर है पहला केस। दूसरा केस आपको मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बता रही हूँ, ग्राफ आप खुद से करोगे प्रैक्टिस बिल्कुल भी। जैसे यहाँ पे इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई था, तो अगला केस हमारा क्या बनेगा, डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल। इसके भी कितने सब केसेस बन जाएंगे, 3। जैसे हमारे प्रीवियस में 3 केसेस बने थे, कौन कौन सा, कि बोथ से स्टार्ट नहीं करते हैं, जैसे उसमें किया था वैसे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड
is more than decrease in supply. क्लियर है? ग्राफ बनाने के लिए अब क्या करोगे, ये बना दिया डिमांड का कर्व, ये बना दिया सप्लाई का, दोनों जहां मीट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम, वो वाली प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस, वो वाली क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिक्रीज में मैंने क्या बताया था, किधर को बनाएंगे, लेफ्ट को। तो दोनों ही घट रही है तो दोनों ही डिमांड और सप्लाई किधर को बन जाएगा, लेफ्ट को बन जाएगा। लेकिन डिमांड में ज्यादा फॉल हो रहा है कंपेयर टू सप्लाई के फॉल के, तो यहाँ पे डिमांड का गैप क्या बनाएंगे हम, ज्यादा D1, और सप्लाई का गैप क्या बनाएंगे हम, कम बनाएंगे S1। दोनों नई वाली कर्व जहां पे मीट करेगी वो न्यू इक्विलिब्रियम, वो वाली प्राइस न्यू प्राइस, और वो वाली क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी। क्लियर है? अब इसका दूसरा और तीसरा केस भी तो आप खुद से समझ सकते हो। दूसरा और तीसरा केस क्या बन जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर की जगह क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा एक में, और एक में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। इसका ग्राफ आप इजिली आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो साथ के साथ खुद से बना के देखो, उसके बाद फिर आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, उसमें क्या होगा, डिमांड वाला गैप कम और सप्लाई वाला गैप ज्यादा। ठीक है, एक और ग्राफ में बता दे रही हूं, ये हो गई ओरिजिनल डिमांड, ये हो गई ओरिजिनल सप्लाई, दोनों जहां मीट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, दोनों प्राइस जहां मीट कर रही है इक्विलिब्रियम प्राइस, और वो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिमांड में कम फॉल हो रहा है, फॉल तो दोनों में ही हो रहा है, यानी दोनों ही करके इधर को बनेंगे, लेफ्ट को। डिमांड में कम फॉल हो रहा है तो डिमांड वाला गैप हमने क्या कर दिया, कम, 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेके आप चल सकते हो। और सप्लाई का गैप क्या कर देंगे हम, ज्यादा, ये हो गई S1, तो ये हो गई हमारी न्यू इक्विलिब्रियम, प्राइस यहाँ पे बढ़ गई और क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई, घट गई। अब इसमें भी देख रहे हो ना रिजल्ट, क्वांटिटी क्या हो रही है, फॉल। तीनों ही केसेस में क्वांटिटी डिक्रीज है, बोथ डिक्रीज है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। बट प्राइस एक केस में बढ़ेगा, एक में घटेगा, और तीसरे में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, जैसा कि हमने पहले किया था स्टडी। ठीक है, तो तीसरा केस क्या हो जाएगा हमारा, कि डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू। फाइन, और इसमें ग्राफ में हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ग्राफ बनाया है हमने, दोनों कर्व, डिमांड और सप्लाई का नया वाला कर्व, उसके बीच का गैप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मान लो कि ये हमारा हो गई न्यू सप्लाई कर्व। ठीक है, न्यू सप्लाई कर्व, तो हमारी न्यू डिमांड कर्व में गैप क्या कर देंगे हम, बराबर। जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी क्या ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यू डिमांड कर्व, दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, सेम प्राइस पे, बस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, यहाँ पे फॉल हो गई, कम हो गई। क्लियर है? तो आप इस तरीके से, इस टेक्निक से अगर इनिशियली ग्राफ प्रैक्टिस करो तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। रूल सिर्फ 2 है। पहला रूल कि आपका अगर इंक्रीज हो रहा है तो कर्व दोनों ही, डिमांड या सप्लाई दोनों में किसी में भी इंक्रीज हो तो राइट को जाएंगे, और डिक्रीज में किधर को जाएंगे, लेफ्ट को। और दूसरा रूल कि किसके बीच का गैप क्या बोला जा रहा है, अगर डिमांड का गैप ज्यादा बताया जा रहा है, मतलब चेंज इन डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो उसके बीच का गैप जो है, दोनों ग्राफ के बीच का, वो ज्यादा लेंगे। और अगर सप्लाई में बोला जा रहा है तो उसके बीच का गैप ज्यादा लेंगे। फाइन, तो उसके बेसिस पे आप आगे के केसेस खुद से क्वेश्चन भी बनाएंगे एंड उसका ग्राफ भी बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ आपको बता रही हूँ, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना। तीसरा सिचुएशन मैंने क्या बताया था, पहला बताया था कि दोनों डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है, फिर दोनों डिमांड और सप्लाई घट रही है, और तीसरा मैंने क्या बताया था कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई क्या हो रही है, घट रही है, ये बताया था। अब इसके भी अंदर कितने केसेस बन जाएंगे, 3 सब केसेस बन जाएंगे। पहला कि डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई में कम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका जो गैप है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है तो ये हो गया D, और ये हो गया हमारा S, ठीक है, ये हो गया D1। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई हमारी घट रही है, लेकिन सप्लाई में फॉल क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो नई वाली सप्लाई कर्व में क्या आ जाएगा,
कम चेंज, कितने का गैप ले लेंगे हम अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, 1/2 सेंटीमीटर का। दोनों में जहां पे इक्वल आ रही है वो हमारी पॉइंट क्या हो जाएगी, नई इक्विलिब्रियम, और ये थी हमारी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। अब प्राइस बढ़ी घटी, क्वांटिटी बढ़ी घटी, ये रिजल्ट आप खुद ट्राई करना, ठीक है। एंड फोर्थ केस क्या हो जाएगा कि डिमांड फॉल हो जाएगी और सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस केसेस में भी जो 3-4 सब केसेस, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगी ताकि आप खुद से ट्राई करो, आपको खुद से पता लगाना है कि कितने सब केसेस बनेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो या आप चाहो कि इस पॉइंट को भी मैं पूरा डिटेल में ग्राफिकली बताऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, लेकिन उससे पहले एक बार खुद से जरूर ट्राई करना ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छी हो। क्लियर है। नेक्स्ट डे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लूंगी मैं, और जिसमें अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं उसके बारे में करेंगे स्टडी, कि सीलिंग प्राइस क्या होता है, फ्लोर प्राइस क्या होता है, गवर्नमेंट को इनको सेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, और अगर चैनल मेरा अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बिजनेस स्टडीज भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, वो भी फास्ट ट्रैक पे, तो आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिल जाएगी। Fine. So till then, do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.